हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है अलॉटमेंट लिस्ट आ गई है। आप सबने अपना नाम वहां पे देख लिया होगा और आपको ये पता भी चल गया होगा आपको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। ये सब बातें बाद में करेंगे कि क्या कट ऑफ गया, कैसा हुआ, क्या हुआ, ये सब बातें बाद में करेंगे। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे एसटी के बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर रैंक एसटी रैंक 390 तक है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। भले अभी नहीं मिला है, अभी भले आपको 363 रैंक तक मिला एसटी रैंक तक, लेकिन वो 390 रैंक तक मिल जाएगा। वो इसलिए मिल जाएगा, एसटी का इतना कम इसलिए होगा, बाकी कैटेगरीज का इतना कम नहीं हुआ। एसटी का इसलिए होगा क्योंकि जो एसटी स्पेशल की सीट्स होती है वो फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं की जाती है, क्योंकि और एसटी स्पेशल के यहाँ पे बच्चे होते नहीं है तो वो सीट्स वेकेंट रह जाती है। तो 30 से 35 सीट जो है एसटी स्पेशल की वो वेकेंट रहती है और वो सेकंड राउंड में इन बच्चों को दे दी जाती है। जैसा कि आपने देखा हुआ मेरिट लिस्ट में भी जो एसटी स्पेशल के बच्चे थे वो मात्र 2 बच्चे थे, जिसमें एक बच्चे ने गलती से वहां पे एसटी स्पेशल कर दिया था। वो एसटी का ही था, उसको कॉलेज भी एसटी की सीट से ही मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एसटी स्पेशल की जितनी भी सीट्स है वो एसटी में कन्वर्ट कर दी जाती है सेकंड राउंड में, और आपको आराम से 390 अगर आपकी स्टेट रैंक है तो आपको सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लें। बाकी तो देख ही लिया होगा, जैसे कि एससी का पता ही था कितने रैंक तक जाना है, ईडब्ल्यूएस का पता ही था, यूआर का भी आपने देख लिया होगा 598 के आसपास कट ऑफ गया है, और आपने ओबीसी का भी देख लिया हो 592 के आसपास कट ऑफ गया है। अभी ज्यादा नंबर कट ऑफ नहीं गिरेगा, इसमें से वही वेकेंट सीट होंगी। बाकी कैटेगरीज में एसटी का अलग कर दो, बाकी कैटेगरीज में वही सीट वेकेंट होगी जो बच्चे ऑल इंडिया से जाएंगे, और इसमें से और कोई सीट आने वाली एक्स्ट्रा नहीं है। तो 2-4 नंबर भी अगर सेकंड राउंड में कट ऑफ गिर जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, ये सब बातें बाद में करेंगे। अब अपन ये समझते हैं कि अभी करना क्या। जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है, देखो अभी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आने के बाद 2 टाइप के बच्चे हैं। कितने टाइप के बच्चे हैं? 2 टाइप के। एक वो है जिनका नाम अच्छे समझना, जिनका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में है, अलॉटमेंट लिस्ट में है, और एक वो है जिनका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं है, जिनका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं है, अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो जिनका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं है, अब उनको कुछ नहीं करना है, उनको इंतजार करना है सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग का। तो उनको अब कुछ नहीं करना है। जिनका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं है उनको शांति से घर पे बैठना है, उनको अभी कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। अभी आपको कुछ नहीं करना है। सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी वो एडमिशन क्लोज होने के बाद होगी। तो हमें पता है कि एडमिशन हमारे कब तक हो रहे हैं, 5 अगस्त तक हो रहे हैं। तो सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी वो फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, जो कि आप लोग करेंगे फिर से। जो अभी आपने चॉइस फिलिंग की है वो नल हो जाएगी, वो खत्म कर दी जाएगी। आपको फिर से चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, आप वहां पे जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है, जो कि 5 अगस्त के बाद होगी। तो 5 अगस्त तक आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर से बोलो, आप लोग बार बार कमेंट सेम टाइप की चीज पूछते हैं कमेंट करके, इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, उनको अभी कुछ नहीं करना है। अब आते हैं इनके पास, जिनका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में है, उनको क्या करना है। तो पहली चीज सुनो, आपको अपग्रेडेशन कराना हो या नहीं कराना हो मायने नहीं रखता। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, सुनिएगा अच्छे से, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है, अगर आपको जीएमसी मिल गया है, तो बेटा यहां पे जाके आपको एडमिशन लेना है, कंपलसरी है। भले आपको वो पसंद आया हो कॉलेज या ना आया हो पसंद, या आप अपग्रेडेशन चाहते हो या ना चाहते हो, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन के पहले स्क्रूटनी होती है। कई बार स्क्रूटनी सेंटर और एडमिशन कॉलेज, जहां पे आपको जो कॉलेज मिलता है वहां पे एडमिशन लेना होता है, वो सेम होते हैं। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के केस में वो सेम होते हैं, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के केस में भी सेम होते हैं। मतलब स्क्रूटनी भी आपकी वहीं होती है और आपका एडमिशन भी वहीं होता है। लेकिन स्क्रूटनी सेंटर और एडमिशन सेंटर आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा होता है। अभी आप अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करेंगे, जो कि आपको सीजीडीएमई की वेबसाइट से ही मिलेगा। सबका डाउनलोड हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो सबसे पहले अगर आपको कॉलेज मिला है, आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है, तो सबसे पहले आप अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे। सुनिएगा अच्छे से, आपने उसको डाउनलोड किया, उसमें स्क्रूटनी सेंटर भी रहेगा और उसमें आपका एडमिशन भी सेंटर भी रहेगा। तो एडमिशन तो आपको वहीं लेना होता है जहां आपको कॉलेज मिला होता है, और स्क्रूटनी सेंटर आपके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जैसे आपको बताया आपके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो 2 आपके भिलाई में है और 3 आपके रायपुर में है ना।
तो आपके 5 प्राइवेट कॉलेज है। अब क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में आपको कॉलेज नहीं जाना होता है। आप अगर अपने अलॉटमेंट लेटर में देखेंगे तो आपका जो स्क्रूटनी सेंटर होता है वो वहां का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है। जैसे भिलाई के लिए कौन हो जाएगा, हमारा चंदूलाल चंद्राकर हो जाएगा। रायपुर के लिए कौन हो जाएगा, रायपुर के प्राइवेट कॉलेज के लिए कौन सा हो जाएगा, हमारा जेएनएम रायपुर हो जाएगा। तो आपको जेएनएम रायपुर में, वैसे ये मैं आपको बता रहा हूं लास्ट ईयर तक ऐसे ही होता था, वैसे एक बार आप अपने अलॉटमेंट लेटर में जरूर चेक कर लें कि आपका स्क्रूटनी सेंटर कहां पे, आपका एडमिशन सेंटर कहां पे, आपको वहीं जाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्क्रूटनी सेंटर और एडमिशन सेंटर आपके जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसमें लिखा होता है। तो आपको अब अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो आपको एडमिशन लेना है। पहले स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं मैं कई बार बता चुका हूं। उसके बाद आपके एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। स्क्रूटनी में आपका 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, डोमिसाइल लगेगा, अगर आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। आप अगर ओबीसी को बिलोंग करते तो ओबीसी में आपको 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपके पास 3 साल का नहीं है तो टेंशन नहीं है, लेकिन करंट ईयर का होना कंपलसरी है। ईडब्ल्यूएस वालों को इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना होता, उनको सिर्फ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होता है। फिर आपका डोमिसाइल लगेगा, मतलब यहाँ का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। फिर आपका ये सब चीजें लगती है वहां पे। ठीक है, ये सब आपके पास होगा। और एडमिशन के समय पे आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, टीसी लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ये चीजें एक्स्ट्रा लगती हैं। गैप सर्टिफिकेट के लिए परेशान मत हो बेटा, वो तो बन जाता है, और नहीं भी होगा तो वहां पे टाइम मिल जाता है। देखो एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट है उनके लिए थोड़ा बहुत टाइम दे दिया जाता है, लेकिन जो स्क्रूटनी के डॉक्यूमेंट है उनके लिए कोई टाइम नहीं दिया जाता है। और स्क्रूटनी के जितने भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो आपके जो आपने बनवाए हैं, चाहे आपका डोमिसाइल हो चाहे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो, वो 24 अगस्त, मतलब 24 अगस्त बोल रहा हूँ, हाँ सही, तो 24 अगस्त के पहले का होना चाहिए। लेकिन एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट है वो 24 अगस्त के बाद के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो आपको एडमिशन लेना ही लेना है। और वहां पे वो आपसे पूछेगा क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप वहां पे यस करेंगे, यस आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं। फिर आपको भी सेकंड राउंड की जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग की जाएगी, और उस चॉइस फिलिंग में आप वही कॉलेज डालेंगे जिसमें आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं। उन कॉलेज को नहीं डालेंगे जिनको आप जाना नहीं चाहते हैं। और जब आप अपग्रेड के लिए कॉलेज फिल करेंगे तो जो कॉलेज आपको अभी मिल चुका है वहां पे उसका नाम नहीं रहेगा। लास्ट ईयर इनके सॉफ्टवेयर में गलती हुई थी, वो लास्ट ईयर उसका नाम था, लेकिन इस बार उनका नाम नहीं रहेगा, उस कॉलेज का नाम नहीं रहेगा जिसमें। अब क्या होगा, आपका अपग्रेड होगा तो अगर मान चलो हो गया तो आपको अब जो नया कॉलेज मिलेगा उसमें जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। और अपग्रेड नहीं हुआ तो आपने जिस कॉलेज में भी एडमिशन लिया वो आपका कॉलेज कंफर्म हो जाएगा। एडमिशन करवाने के बाद आप एडमिशन रिसिप्ट जरूर ले, जो कि वहां से मिलती है कॉलेज से जहां पे आप एडमिशन कराते हो, उसको लेना ना भूले। अगर वो आप नहीं लेते हैं इसका मतलब आपका एडमिशन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल गया, या आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल गया, या आपको प्राइवेट डेंटल कॉलेज मिल गया, तो इसमें दो चीजें हैं। या तो आप स्क्रूटनी करा के नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है। मतलब जिनका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में है उनके लिए एक चीज कंपलसरी है, वो स्क्रूटनी, वो तो आपको कराना ही कराना है अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आपको अगर एक कॉलेज मिलते हैं तो इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप एडमिशन ले लें या तो आप एडमिशन ना लें, लेकिन आपको स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है। स्क्रूटनी कहां पे करानी है, उसका नाम कहां पे होगा, अलॉटमेंट लेटर में होगा। अलॉटमेंट लेटर कहां से डाउनलोड होगा, सीजीडीएमए की वेबसाइट से होगा। सब बताते जा रहा हूं मैं आपको, है ना, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां तक हम पहुंच गए। तो अब ये बताओ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कोई कॉलेज मिला, फॉर एग्जांपल आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला, आपने सिर्फ स्क्रूटनी कराया, आपने एडमिशन नहीं लिया और आप अपग्रेड के लिए आगे बढ़ गए, तो याद रखिए फिर आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आगे चल के नहीं मिलेगा। मतलब वो कॉलेज आपको अब नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल अभी रिम्स भिलाई मिला, रिम्स रायपुर मिला, और रिम्स रायपुर में आप चाहते हो आपको ये कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको एक कॉलेज अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप एक चीज समझिएगा, पहले आपको स्क्रूटनी करानी पड़ेगी। आप एडमिशन नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन याद रखिए आगे के राउंड में आपको फिर रिम्स रायपुर नहीं मिलेगा। तो जो कॉलेज अभी आप छोड़ते बिना एडमिशन के, सिर्फ स्क्रूटनी करा के, वो आगे चल के कॉलेज नहीं मिला। बाकी उसके अलावा बाकी मिल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मिल सकते हैं। अब प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में बहुत सारी दिक्कत है। आपको यहाँ पे एक बैंक गारंटी भी देना होता है, 12 से 13 लाख रुपए भी आपको देना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आपको लगभग 20 लाख के आसपास अमाउंट देना पड़ेगा। एफडी मतलब ये बैंक गारंटी कैसे बनेगा, तो बैंक गारंटी आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। उस फॉर्मेट को लेकर आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले आपको एफडी बना के देंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो ये समझ में आ रही होंगी चीजें, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो याद रखिए अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है, आपको जो कॉलेज मिला है आपको वो पसंद नहीं आया, उसके बावजूद भी आपको स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है। एडमिशन आपकी इच्छा है, कराना है, करा भी सकते, नहीं भी करा सकते। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, आपको अपग्रेडेशन कराना है, आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, उसके बावजूद भी आपको एडमिशन लेना है, तो गवर्नमेंट
मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी है, बाकी सब में एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है। याद रखिएगा सेकंड राउंड की चॉइस फिर से होगी, वही तुम्हारे देखो जिन बच्चों को कोई कॉलेज नहीं मिला उनके लिए वो सेकंड राउंड कहलाएगा, और जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया उनके लिए वो अपग्रेडेशन राउंड कहलाएगा। तो दोनों एक साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं। बस जिनको मिल गया उनके लिए वो अपग्रेडेशन राउंड कहलाता है, जिनको नहीं मिलता है उनके लिए वो सेकंड राउंड कहलाता है। तो आई होप आपको ये सभी इंफॉर्मेशन पूर्ण रूप से क्लियर हो गई। इसके बाद भी अगर अच्छा बॉन्ड की बातें हैं तो बॉन्ड में याद रखिएगा आपको कोई प्रॉपर्टी के कागज वागज नहीं देने होते हैं। हाँ, आपको खसरा नंबर बताना होगा, आपको अपना हाउस नंबर बताना होता है, कुछ बेसिक चीजें बतानी होती है बस। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उसमें अटैच नहीं करने होते। अगर आपका वकील बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट अटैच करने, तो वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो नहीं करना होता है। और ये सब कुछ आराम से हो जाता है। आप 2 दिन का समय लेके जाए, एक दिन बढ़िया से स्क्रूटनी कराएं और अगले दिन आप एडमिशन कराएं। एडमिशन में 1 दिन का समय लगता है क्योंकि आपको वहां के, और पहले से बॉन्ड मत बनवाए यार, जहां आप जा रहे हैं वहीं पे जाए बढ़िया से, वहां पे 1 दिन में स्क्रूटनी कराएं, 1 दिन में इन्फॉर्मेशन लेंगे एडमिशन के लिए कैसे क्या करना है। फिर वहां के आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके, जहां पे आपको कॉलेज मिला है वहां पे जाके आप ये बॉन्ड बनवाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। गैप सर्टिफिकेट कोई बड़ी बात नहीं होती, 10 मिनट में बन जाता है। और वो अगर गैप सर्टिफिकेट आपका 24 तारीख के बाद का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि स्क्रूटनी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके 24 अगस्त के पहले के होने चाहिए। तो यही सभी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी इस वीडियो के माध्यम से। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अगर सर मेरी ओबीसी कैटेगरी है लेकिन मुझे जो सीट मिली वो यूआर की मिली है, तो क्या मुझे ओबीसी के सर्टिफिकेट नहीं देने होंगे? बेटा, अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आपको ओबीसी के वहां पे सर्टिफिकेट, मतलब आपको सब देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, भले आपको यूआर की सीट मिली हुई हो। और याद रखिए, आपको अभी भले यूआर की सीट मिली हो, आगे चल के आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो अलग से फॉर्म फिल किया जाता है। ये तो अच्छी बात है कि आप ओबीसी होने के बावजूद भी आपने अनरिजर्व की सीट ली, तो आपके लिए अच्छी बात है, इससे कोई लॉस नहीं है। तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप इतना मेरिट में आए कि आपको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो यहां पे लेकिन हाँ, अगर आप ओबीसी के थे और अनरिजर्व की सीट मिली हुई है, उसके बावजूद याद रखिएगा, उसके बावजूद भी आपको वहां पे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, जो भी आपके ओबीसी के डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको यूआर की सीट मिल गई तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने होंगे। और यही सभी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा।